शाहिद साहब ये बताइएगा कि ये इलेक्शन से चंद दिन पहले जो है ना आपके घर पे पुलिस ने रेड किया था और वहाँ पे जो है ना पीटीआई वर्कर्स के और उनके जो है ना केपीके पुलिस के करक पुलिस के दरमियान जो है ना काफ़ी झड़पें हुई थी। तो उन कारकुनान के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की गई है या जो FIRs करी गई है, अब तो पीटीआई की हुकूमत आई है, तो उनके बारे में जो है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? जी देखिए, हमारा बुनियादी जो सवाल है वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से हमारा यही रहा कि आपको मिसाली बनाने में हमने अपने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को मिसाली बनाने में हमने गुजारे और ख़राब करने में सिर्फ उनको 7 से 8 महीने लगे। तो जिन्होंने जुल्म किया है, ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में सारे बुरे हैं। इन हालात में बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने इस जुल्म के खिलाफ स्टैंड लिया, लेकिन जिन्होंने जुल्म किया, जिनके कहने पे किया, आज वो लोग गायब हैं और पुलिस वाले जो हैं वो मौजूद हैं। हम यही चीख रहे थे कि जी आपने जो भी करना है कानून के दायरे में करें, ऐसा ना करें कि जी मैंने गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ा, आप 788 का FIR जो है वो हमारे ऊपर आप लगा दे। या इन्होंने जो इलेक्शन में 4 फरवरी को हमारे साथ करक में किया, जलसे में हम एक पुरअमन जलसा कर रहे थे, इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत गलत जगह पे गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी की, वहाँ पे इन्होंने स्टेज फायर्स किए, जिसके नतीजे में हमारे 2 कारकुनान जख्मी हुए, शदीद जख्मी हुए। एक को पेट पे गोली लगी और दूसरे को टांग में गोली लगी और अल्लाह ने बाकियों को बचा लिया, वरना इनका प्लान कुछ और था कि हम ऐसे मजीद दंगा फसाद करें। लेकिन जिन्होंने जुल्म किया है, जी याद रखे, हमारा मकसद ना किसी से इंतकाम लेना है, ना किसी को फजूल तंग करना है, बल्कि उन पुलिस ऑफिसर्स ने जिन्होंने गैर कानूनी अहकामात माने हैं, जिन्होंने गैर कानूनी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद कराया, तो अभी हमने अपने पुलिस को मिसाली पुलिस का दर्जा दिया है। तो इस पुलिस इदारे में जो काली बेड़ियाँ हैं, तो उनके खिलाफ हमारा चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ज़रूर एक्शन लेगा। हमने कतईन पुलिस के साथ नहीं लड़ना, हम पुलिस में मजीद रिफॉर्म्स करेंगे, हम पुलिस का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे और पुलिस के अंदर हम वो इस्लाहात करेंगे कि वो आइंदा किसी की भी गलत अहकामात ना माने। DPO करक और DC करक का जो रवैया था वो आपके जो है ना करक के साथ जो पड़ोसी ज़िले बनते हैं जैसे बन्नू है या लकी मरवत है, वहाँ के DC और DPO का इतना शदीद रवैया नहीं था। क्या ख़ास वजह थी कि करक के DPO साहब और DC साहब जो है ना PTI वर्कर्स को न कन्वेंशन करने दे रहे थे, न कोई जलसा करने दे रहे थे, न कोई पार्टी मीटिंग करने दे रहे थे? इसकी कोई ख़ास वजह आपके ज़हन में है? जी देखिए, चूँकि मेरा ताल्लुक जो है वो एक मिडिल क्लास घराने से था और मैं एक स्टूडेंट लीडर था और तहरीक इंसाफ के नौजवान मुझसे बेहद प्यार भी करते हैं, और चूँकि मैं एक फेस था तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का, वो मिसालें दिया करते थे कि मेरा एक मुराद सईद शायद खटक है, बाकी हमारे आलमगीर और भी हमारे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के हमारे साथ पार्लियामेंट में मेंबर रहे। तो उनकी यही कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से हम इसको तोड़ दें ताकि पूरे पाकिस्तान की यूथ जो है वो डिस्करेज हो जाए और वो पाकिस्तानी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ले। तो इनका यही मकसद था और इनको इसलिए टास्क दिया गया था कि किसी न किसी तरीके से इनको तोड़ा जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस्तेकामत दी, हमें भरपूर इन्होंने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से हम इसको तोड़ दें और इसको तहरीक इंसाफ से अलग कर दें। तो अल्लाह ताला की ये मेरे ऊपर बड़ी उनकी नवाजिश थी कि मैं जुड़ा रहा, मैं खड़ा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के, मुझ जैसे नौजवानों को देख के पार्लियामेंट में हमारे और यूथ जो है हम उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे और इस पाकिस्तानी सियासत में हम उनको हिस्सेदार बनाएंगे। और जिन्होंने इसको अपनी जागीर समझा हुआ है तो उनके खिलाफ मेरी जदोजहद पहले भी पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर थी, अब भी पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर। मेरी यही कोशिश होगी कि मजीद नौजवानों को हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनाएं। शायद खतर साहब आप करक से बिलोंग करते हैं, करक के अवाम ने आपको वहाँ से इलेक्ट किया है 2024 के इलेक्शन में और नेशनल असम्बली भेजा है। जो करक की गैस की रॉयल्टी है या वहाँ पे जो मादनियात है रॉयल्टी है, ये वफाकी गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो आप जो है ना अब अपने करक के अवाम के लिए ये जो मादनियात है या गैस की रॉयल्टी के हवाले से क्या आपका प्लान है और किस तरह आप उनको अपना हक दिलवाएंगे? जी देखिए, बहुत बड़ी लंबी बहस है, इसके ऊपर हम कभी बैठ के कोई प्रोग्राम कर सकते हैं। रॉयल्टी के हवाले से मैंने पिछली हुकूमत में उनके लिए एक करक एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बल्कि कोहाट एरिया डेवलपमेंट पूरे डिवीज़न के लिए हमने बनाया था,
जो बड़ा स्मूथली तरीके से चल भी रहा है, जिसके नतीजे में हमारे इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, हर सेक्टर में रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसके ज़रिए, तो इंशाल्लाह उसको मज़ीद फाल और बेहतर करेंगे। बाकी रही गैस का भी मैंने 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट अप्रूव कराया था, जिसके ऊपर काम शुरू है, लेकिन 18-19 महीने का जो रिजीम चेंज के बाद जो गैप आया, जिस तरह पूरे मुल्क पाकिस्तान को इन्होंने नुकसान दिया, इसी तरह वो गैस प्रोजेक्ट भी जो है वो भी इफेक्ट हो गया। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अभी फोकस रहेंगे, चूँकि अभी आफ्टर 10 दिन हुए हैं हम इलेक्ट हुए हैं, अभी इलेक्शंस हैं मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर। जब इनसे फारिग हो जाऊँ तो इंशाल्लाह अपने डिस्ट्रिक्ट के कोर इश्यूज जो हैं उनके ऊपर बात भी करेंगे और फोकस भी करेंगे, और अपने इलाके के जो वसाइल हैं और जो मसाइल हैं दोनों को इंशाल्लाह बैलेंस करके एड्रेस करेंगे। खरक में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए आप नेशनल असम्बली में अपना आवाज़ उठाएंगे? जी देखिए, अमन और अमान के ऊपर तो किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करना। मैं खुल के बोलूंगा, ओपनली बोलूंगा, 2002 से लेकर 2023-24 तक मेरे ज़िले करक में अल्हम्दुलिल्लाह ना वहाँ पे कोई सेफ हेवन थी दहशतगर्दों के लिए, ना वहाँ पे तालिबानाइजेशन का कोई कंसेप्ट है, क्योंकि हम एक कबीला है खटक, हमारी ज़ुबान एक है, हमारा मज़हब एक है, वहाँ पे गैर बंदा आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे इलाकों में खेल सिस्टम है, वहाँ पे हम मेहमानों को तो रखते हैं, लेकिन ऐसे वैसे बंदे को आप वो वहाँ पे नहीं रख सकते जो इलाके के अमन को ख़राब करे, जो इलाके को नुकसान दे। अमन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, हर जगह पे बोलूँगा, ओपन बोलूँगा, नाम लेके बोलूँगा अगर मेरे इलाके का अमन ख़राब करने की किसी ने भी कोशिश की। थैंक यू सो मच सर।